हेलो, नमस्कार स्टूडेंट। मैं कपिल कुमार, मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। कैसे हो बच्चों? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज मैं नाइन्थ क्लास आईसीएससी बोर्ड का, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर लैंग्वेज और केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, इसके पहले जो भी हम पढ़ा चुके हैं, जो भी लेक्चर हो चुका है, उनको अच्छे से आप लोग एक बार देख लेना। ठीक है, कंसेप्ट आप समझ लेना पहले। इसके बाद देखो यहाँ पर रह गया था स्टूडेंट कुछ, लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ाया था, रेडिकल्स पढ़ाया था। दो तरह के रेडिकल्स होते हैं स्टूडेंट, पॉजिटिव रेडिकल और एक होता है नेगेटिव रेडिकल। पॉजिटिव रेडिकल को प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं और आज के लेक्चर में हम नेगेटिव रेडिकल्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों बिना देर किए। नेगेटिव रेडिकल्स को टू पार्ट में डिवाइड किया है बच्चों। ठीक है, मतलब सिंगल एटम वाले होंगे रेडिकल्स और एक होंगे मोर देन वन एटम वाले। ठीक है, जनरली ये देखा गया स्टूडेंट, जो भी सिंगल एटम वाले रेडिकल्स होते हैं उनके नाम के लास्ट में IDE लगा रहेगा। ठीक है, IDE, जैसे H-1, H-1 मतलब हाइड्रोजन की चार्ज क्या है, वैलेंसी क्या है, -1, तो उसका क्या होगा, उसका नाम हाइड्राइड। लास्ट में क्या है नाम के, IDE। ऑक्सीजन O2- फॉर्म में रहता है, वैलेंसी O2- होती है उसकी। ठीक है, 2-, तो इसीलिए उसका नाम है ऑक्साइड। सल्फर से क्या बन चुका है, सल्फर की वैलेंसी 2-, सल्फाइड। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3-, तो इसका नाम हो जाता है नाइट्राइड। फॉस्फोरस की वैलेंसी 3- में, नाम होता है फॉस्फाइड। फ्लोरीन की वैलेंसी अगर -1 है तो इसका नाम होता है फ्लोराइड। अगर क्लोरीन की वैलेंसी -1 है तो इसका नाम होता है क्लोराइड। ब्रोमीन की वैलेंसी -1 है तो इसका नाम होता है ब्रोमाइड। और आयोडीन की वैलेंसी -1 है तो इसका नाम होगा आयोडाइड। OH का अगर वैलेंसी क्या है, -1 है। अगर याद रखना, दो एटम या दो से ज़्यादा एटम अगर रहेंगे किसी भी रेडिकल्स के, तो उसको ब्रैकेट में लिखा जाता है। ठीक है, पहले वाले सारे रेडिकल्स ब्रैकेट में नहीं लिखे गए क्योंकि उनमें सिंगल एटम है सब में, लेकिन यहाँ पर क्या है, दो एटम यहाँ पर है। ठीक है, तो इसे भी हम यहाँ पर लिख दिए, सिंगल एटम में हमने इसको लिख दिया। ठीक है, तो OH ब्रैकेट में क्या है, चार्ज क्या है इसका, -1, इसका नाम होता है हाइड्रोक्साइड। कार्बन अगर 4- अगर वैलेंस शो करता है तो उसका नाम होता है कार्बाइड। बोरॉन अगर 3- वैलेंस शो करता है तो उसका नाम होता है बोराइड। ठीक है, तो सबके लास्ट में क्या है बच्चों, यहाँ पर आइड आया, IDE। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, मोर देन वन एटम। ठीक है, मतलब जो रेडिकल्स एक से ज़्यादा एटम्स कैरी करते हैं उन ग्रुप को, ठीक है, यहाँ पर देखना है स्टूडेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं SO4। SO4 का पूरा चार्ज क्या होता है स्टूडेंट, इसका 2-, होल चार्ज 2-, मतलब वैलेंसीज की 2- होती है। इसे कहते हैं सल्फेट। अगर एक ऑक्सीजन अगर आप कम कर देते हो तो सल्फेट जो है वो क्या बन जाएगा, सल्फाइड। यहाँ पर क्या है, SO3 2-, यहाँ पर SO4 था, यहाँ पर क्या SO3 है, 2-, चार्ज सेम है दोनों का, सल्फाइड इसको कहेंगे। ठीक है, नाम के लास्ट में क्या आएगा, आइड। H+ अगर इसमें ऐड कर दें, H+1, अगर आप इसमें H+1 ऐड कर दो, किसमें, SO4 2- में, तो हाइड्रोजन में क्या, हाइड्रोजन में चार्ज क्या, +1, H+1 हम ऐड कर रहे हैं, तो +1 और ये 2-, +1 2- क्या होता है स्टूडेंट, -1 होता है, तो -1 इसलिए यहाँ पर लिखा गया ऊपर में। और HSO4 -1 चार्ज, इसका नाम होता है हाइड्रोजन सल्फेट, शॉर्ट में लिखा गया यहाँ पर, हाइड्रोजन है ये, सल्फेट। और इसका और एक नाम होता है बाईसल्फेट, याद रखना स्टूडेंट। ठीक है, HSO3 1-, इसका नाम होता है हाइड्रोजन सल्फाइड, या फिर इसका और एक नाम क्या होगा, बाईसल्फाइड। NO3 चार्ज, होल चार्ज क्या है, -1, इसका नाम होता है नाइट्रेट। अगर एक ऑक्सीजन कम है तो NO2 चार्ज क्या होगा, -1, इसका नाम होगा नाइट्राइट। ठीक है, ऑक्सीजन कम होने से 8 जो है, इसका नाम जो 8 है, 8 में नाइट्रेट से क्या हो जाएगा, नाइट्राइट। समझ में आ रहा है, ये याद रखना स्टूडेंट। इसके बाद CO3 2-, इसे कहते हैं कार्बोनेट। ठीक है, अगर इसमें H+ ऐड कर दिया जाए, H+1 ऐड कर दिया जाए तो ये हो जाएगा HCO3 -1, इसे कहेंगे हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसका और एक नाम क्या होगा, बाई कार्बोनेट। ठीक है, PO4 चार्ज क्या है, होल चार्ज 3-, इसे कहते हैं स्टूडेंट फॉस्फेट। अगर एक ऑक्सीजन कम कर दिया जाए, PO3 3- कर दिया जाए, तो इसका नाम होगा फॉस्फाइड। ठीक है स्टूडेंट, ClO3 1-, इसे कहते हैं क्लोरेट। अगर इसमें एक ऑक्सीजन कम कर दिया जाए, इसे कहेंगे क्लोराइड, ClO2 1-। अगर और कम ऑक्सीजन कर दिया जाए, अगर एक ऑक्सीजन कर दिया है सिर्फ, तो इसे कहेंगे ClO, चार्ज क्या है 1-, इसे कहेंगे हाइपोक्लोराइड कहेंगे। ठीक है, पहले, ठीक है, हाइपो कहेंगे। ठीक है, आ रहा है समझ में आपको। ऑक्सीजन अगर बहुत कम है तो उसे हाइपो वर्ड यूज करते हैं फिर। ठीक है, अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो फिर पर प्रीफिक्स यूज करते हैं। ऐसे यहाँ पर देखो स्टूडेंट, ClO4 यहाँ पर है, ClO4 1-, चार्ज क्या है यहाँ पर, ClO4 है। ठीक है, ClO4 चार्ज क्या 1-, इसे कहेंगे पर क्लोरेट कहेंगे। मतलब ClO3 यहाँ पर था, 3 ऑक्सीजन था, यहाँ पर और एक ऑक्सीजन आ चुका है एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर वर्ड यूज होगा फिर, पर क्लोराइड, पर क्लोरेट, सॉरी, पर क्लोरेट।
ये इसके बाद फिर क्या है स्टूडेंट, CrO4, ये क्या है, Cr है, Cr यानी क्रोमियम, तो CrO4 2 माइनस का नाम होगा क्रोमेट, ठीक है। Cr2O7 2 माइनस का नाम होता है डाइक्रोमेट, दो क्रोमियम है ना यहाँ पे, Cr2O7 2 माइनस, चार्ज क्या 2 माइनस, तो डाइक्रोमेट है ये। MnO4 1 माइनस चार्ज अगर है तो उसको कहेंगे पर मैग्नेट, ठीक है। और मैग्नेट भी होता है स्टूडेंट, अगर MnO4 चार्ज 2 माइनस अगर होगा चार्ज तो इसके कहेंगे मैग्नेट कहेंगे, वो हम यहाँ पर लिखे नहीं है, ठीक है। MnO4 अगर चार्ज 2 माइनस होता है तो उसे कहते हैं मैग्नेट, और अगर चार्ज 1 माइनस होगा तो इसे कहते हैं पर मैग्नेट, ठीक है, उसे हम यहाँ पर लिखे नहीं है। AlO2 चार्ज क्या है 1 माइनस, से कहेंगे एल्यूमिनेट। ZnO2 चार्ज होता है इसका 2 माइनस, से कहते हैं जिंकेट। ये सब याद रखना है आपको स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट चार्ट है बहुत, ये पहला काम आपको यही करना है, रेडिकल्स याद करने हैं, ठीक है सारे। PbO3 इसका नाम होता है प्लम्बेट, और अगर इससे एक ऑक्सीजन रिमूव हो चुका है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, 8 से लास्ट में क्या आ जाएगा, आइट, प्लम्बाइट। SnO3 2 माइनस से कहते हैं बच्चों स्टेनेट, स्टेनेट मतलब SN मतलब टीन, इसका लैटिन नेम होता है स्टेनम, तो वहाँ से ये नाम आ रहा है स्टेनेट, ठीक है। अगर एक ऑक्सीजन और कम कर दिया जाए SnO2 2 माइनस का नाम होगा स्टेनाइट। CH3COO माइनस 1 इसे कहते हैं एसिटेट। HCOO माइनस 1 से कहते हैं फॉर्मेट। BO3 चार्ज अगर 3 माइनस से कहते हैं बोरेट, ठीक है स्टूडेंट। तो ये सारे जो हैं रेडिकल्स नेगेटिव वाले आपको याद रखने हैं फिलहाल अभी, ठीक है। और हम एक अलग से एक लेक्चर देंगे, बनाएंगे, उसमें हम बहुत सारे कंपाउंड्स के फॉर्मूला और कैसे नेमिंग किया था उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, लास्ट लेक्चर में। इससे पहले फिलहाल अभी याद रखो, पॉजिटिव रेडिकल और नेगेटिव रेडिकल सारे आपको लर्न होने चाहिए अच्छे से, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है स्टूडेंट, इट इज़ अ नंबर ऑफ टाइम्स वन एटम हेवियर देन 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन C12। बहुत सिंपल है, ये एक स्टैंडर्ड माना गया है, ठीक है। देखो किसी भी एटम का एब्सोल्यूट एटॉमिक मास निकालना बहुत मुश्किल होता है। हम लोग जो कुछ भी हम लोग सुनते हैं ना, ऐसे मान लो ऑक्सीजन का सुने होगे, एटॉमिक मास क्या होता है 16, नाइट्रोजन का होता है 14, तो ये 16 ये सब है क्या, ये इनका रियल मास नहीं है, ये क्या इनका रिलेटिव एटॉमिक मास है, ठीक है। मतलब कंपेयर करने के बाद जो आया मास, ठीक है। एब्सोल्यूट एटॉमिक मास क्या होगा, वो 10⁻⁻ में रहता है, ठीक है, 10⁻⁻28 27 ऐसे रहता है वो, ठीक है। आ रहा है समझ में स्टूडेंट, किलोग्राम। अब इसके बाद अगर हम बात करें रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट। जिस भी एटम एलिमेंट का अगर मास निकालना है उसका मास ओरिजिनल मास मतलब एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, उसको यहाँ पुट करना है और डिवाइड किससे कर देना है, 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। समझ में आ रहा है, ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, एटॉमिक मास यूनिट से ही ये सब मेजरमेंट किया जाता है, रिलेटिव एटॉमिक मास हो चाहे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हो, ठीक है। ये सब कुछ रिलेटिव मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट से ही ये सब मेजर किया जाता है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट। जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि 12 किलोग्राम, अगर मान लो कोई भी एक सब्सटेंस है उसका मास है 12 kg, तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, kg उसका क्या है, यूनिट है, मतलब 1 kg क्या है, उसकी यूनिट है। 1 kg का मल्टीपल वो क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। मतलब ये हुआ कि 12 टाइम्स किसका, 1 किलोग्राम का। समझ में आ रहा है स्टूडेंट। अगर तुमसे कहा जाए कि 60 किलोग्राम, मतलब ये हुआ कि 60 टाइम्स 1 किलोग्राम का। अगर 100 किलोग्राम लिखा गया कहीं पर तो इसका मतलब ये होता है कि 100 टाइम्स 1 किलोग्राम का, ये मतलब होता है। समझ में आ रहा है कि उतने टाइम्स किसी चीज़ का। मान लो लिखा गया 10 लीटर, इसका मतलब 10 टाइम्स किसका, 1 लीटर का, क्योंकि 1 लीटर यहाँ पर क्या यूनिट है यहाँ पर। उस तरह से यहाँ पर यूनिट क्या है, एटॉमिक मास यूनिट यहाँ पर है, ठीक है, इसे यूनिट मान लिया गया है। समझ में आ रहा है। इसके मल्टीपल सब कुछ होंगे, जो भी एलिमेंट के मास निकाले जाएंगे इसके मल्टीपल में निकाले जाएंगे। समझ में आ रहा है स्टूडेंट। ये होता है क्या है एटॉमिक मास यूनिट, ये जो नीचे लिखा गया है डिनोमिनेटर में यही होता है। ये एटॉमिक मास यूनिट होता है क्या है, 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम मतलब ये हुआ कि कार्बन का एटॉमिक मास होता है स्टूडेंट 12, ठीक है। तो उसके आधार पर उसका जो एटॉमिक मास होगा उसका अगर 1/12 किया जाए तो उसे माना गया है एटॉमिक मास यूनिट। समझ में आ रहा है। एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर क्या होता है, 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, ठीक है। यहाँ पर देखो लिखा गया स्टूडेंट, वेट ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम का क्या होता है स्टूडेंट, 16 AMU, मतलब 16 एटॉमिक मास यूनिट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि 16 टाइम्स मास ऑफ 1 एटॉमिक मास यूनिट, मतलब ऑक्सीजन जो एटम है उसका जो मास है वो क्या है, 16 टाइम्स है, किसके मास से, 1 एटॉमिक मास यूनिट से 16 टाइम्स है। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, 16 टाइम्स द मास ऑफ, या फिर ये भी लिख सकते हो 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम्स, क्योंकि 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम्स होता है क्या है, 1 AMU होता है। ये क्या होता है, 1 AMU तो होता है, ठीक है।
इसके बाद ग्राम एटॉमिक मास, अगर आप रिलेटिव एटॉमिक मास को, अगर मान लो रिलेटिव एटॉमिक मास को अगर ग्राम में एक्सप्रेस किया जाता है तो उसे कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास, उसे ग्राम एटम भी कहा जाता है। जैसे ऑक्सीजन यहाँ पर क्या लिखा गया 16 AMU, तो ऑक्सीजन को अगर ग्राम एटॉमिक मास में कन्वर्ट करना है तो उसको हम क्या लिख देंगे 16 ग्राम लिख देंगे, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो इसके बाद अब यहाँ ध्यान से देखो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास भी किसके ऐसा होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास के ही ऐसा होता है। वहाँ यहाँ पर क्या पुट किया गया था, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, यहाँ पर क्या पुट किया गया, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल लिया जाएगा, यहाँ पर एक एटम लिया जाएगा, ठीक है। बाई डिवाइड क्या करना है, सेम 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। जैसे H2O का क्या होता है, H2O एक मॉलिक्यूल है, तो इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या आता है 18 AMU आता है, 18 एटॉमिक मास यूनिट आता है, ठीक है। ये कैसे होता है ये निकालना भी हम सीखेंगे, ठीक है। अगर किसी का एटॉमिक मास गिवन हो तो कैसे मॉलिक्यूलर वेट हम निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास कैसे हम निकालेंगे, इसे हम सीखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इसको ग्राम मॉलिक्यूलर भी कहते हैं। जब रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया जाता है तो उसे कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। जैसे H2O का यहाँ पर 18 AMU लिखा गया था ना, 18 एटॉमिक मास यूनिट, तो इसको अगर ग्राम में एक्सप्रेस करोगे तो क्या लिख दोगे 18 ग्राम लिख दोगे, ठीक है। ये डिफरेंस है बस। एटॉमिक वेट आर नॉट होल नंबर, अगर आप देखोगे ना एक लिस्ट जब आप देखोगे, ठीक है, तो एटॉमिक मास देखो लिखा जाता है होल नंबर में। जैसे हाइड्रोजन का होता है एटॉमिक मास 1, हीलियम का होता है 4, लिथियम का होता है 7, बेरिलियम का होता है 9, बोरॉन का होता है 11, कार्बन का होता है 12, नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16, है ना, समझ में आ रहा है स्टूडेंट। इसके बाद फिर फ्लोरीन का होता है 19, नियॉन का होता है 20, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सोडियम का होता है 23, मैग्नीशियम का होता है 24, एल्यूमिनियम का होता है 27, सिलिकॉन का होता है 28, इसके बाद फिर फॉस्फोरस का होता है 31, सल्फर का होता है 32, क्लोरीन का होता है 35.5, और आर्गन का होता है 40, पोटेशियम का होता है 39, एंड देन कैल्शियम का होता है 40। तो ये इनके क्या है एटॉमिक मास है स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन ये तुमको दिए जाएंगे, ठीक है, एग्जाम में दिए जाएंगे, लेकिन फिर भी याद रखो ये सब, ठीक है। लेकिन जो अभी हम एटॉमिक मास हम तुमसे कहें ये सारे क्या हैं, देखो होल नंबर में हम तुमसे कहें, लेकिन रियल में ये होल नंबर में नहीं होता एटॉमिक मास, ये अप अराउंड मतलब इनको राउंडिंग कर लिया जाता है, ठीक है, मतलब राउंडिंग फिगर है ये, मतलब अप्रॉक्सीमेटली होल नंबर में इनको लिखा जाता है सिर्फ, ठीक है। अगर एक्चुअल दिखा है तो ये सारे पॉइंट में रहते हैं लगभग। जैसे हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1.0008 होता है, तो 1.0008 को लगभग 1 मान लिया जाता है, इसलिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है 1। आ रहा है समझ में स्टूडेंट, तो मतलब एक होल नंबर में लिया जाता है, ठीक है, एटॉमिक मास को। तो ये निकलता कैसे है, एटॉमिक मास आता कैसे है, ध्यान से देखो यहाँ पर, देखो एटॉमिक वेट आर नॉट होल नंबर, ठीक है, होल नंबर में नहीं होता एटॉमिक मास, लेकिन एटॉमिक वेट होल नंबर में नहीं होता है, लेकिन हम लेते हैं। नेचुरल एलिमेंट्स आर मिक्सचर ऑफ 2 और मोर आइसोटोप्स ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। देखो नेचर में किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स पाए जाते हैं, और 2 या 2 से ज़्यादा भी आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। उनका फिर हम क्या निकालते हैं, एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं, ठीक है, आ रहा है समझ में। और अगर मान लो किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक वेट अगर निकाला जा रहा है, लिखा जा रहा है, तो समझ लो उसके लिए एक फॉर्मूला यूज़ किया जाता है वहाँ पे, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास मतलब निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, A1x1 प्लस A2x2 प्लस A3x3 प्लस डॉट 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 प्लस AnXn डिवाइड बाई x1 x2 x3 प्लस डॉट डॉट प्लस xn। यहाँ पर x1 x2 x3 xn तक ये है क्या, ये नेचर में पाए जाने वाले परसेंटेज हैं किसी भी एलिमेंट के, किसका परसेंटेज कितना है नेचर में, ठीक है। और करस्पॉन्डिंग A1 A2 A3 क्या है इनका करस्पॉन्डिंग, मतलब जो भी परसेंटेज नेचर में ऐसे मालूम से कहें कि 20% किसी भी एलिमेंट का नेचर में पाया जाता है, वो उसका एटॉमिक मास है 30। उसके बाद 30% जो किसी भी एलिमेंट का 30% मान लो है, तो उसका वेट मान लो है वो है 31। तो कहने का मतलब है कि जो भी नेचर में पाए जाते हैं परसेंटेज जिस भी एलिमेंट का, करस्पॉन्डिंग उसका क्या है एटॉमिक मास, ठीक है, उसके हिसाब से फॉर्मूला बनाया गया। बच्चों स्टूडेंट ये एग्जांपल को अगर देखोगे तो समझ में सब कुछ आ जाएगा आपको। जैसे यहाँ पर लिखा गया है क्लोरीन 17 और ऊपर क्या लिखा है 35, मतलब क्लोरीन का जो एटॉमिक मास 35 होता है, उस वाले एटम्स का नेचर में कितने पाए जाते हैं वो एटम, कितना परसेंट पाया जाता है नेचर में वो एटम, 75% पाया जाता है। और जो 37 जिसका एटॉमिक वेट होता है जिस क्लोरीन का, ये आइसोटोप्स मतलब दोनों आइसोटोप्स हैं, दोनों 37 वाला जो आइसोटोप्स है ये नेचर में 25% पाया जाता है, ठीक है। तो निकालना क्या हमें, एवरेज एटॉमिक मास निकालना है क्लोरीन का, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ये वाला। तो एटॉमिक मास पहले पुट करना पड़ेगा A1 के प्लेस में 35 इंटू परसेंटेज, x1 मतलब क्या है कि कितना परसेंट पाया जा रहा है नेचर में 75%, 75/100 करना पड़ेगा, परसेंटेज है ये, प्लस 37 इसका दूसरे वाले का एटॉमिक मास इंटू क्या करना है उसी का ही परसेंटेज, मतलब 25/100, समझ में आ रहा है, डिवाइड कर देना है आपको परसेंटेज से, मतलब 75
प्लस 25। तो इसको सॉल्व करने से क्या आता है स्टूडेंट, 35.5 आता है, और जो कि होता भी है क्लोरीन का, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी एलिमेंट का हम एटॉमिक मास जो लिखा जाता है तो इस तरह से आता है, ठीक है। और ये मतलब डेसिमल में आता है, मतलब ठीक है, फ्रैक्शन में आता है, लेकिन इसे राउंड ऑफ करके होल नंबर में लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन क्लोरीन का ही जहाँ पर 35.5 आया, कि मिडिल में है ये, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत। मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है, ठीक है, इसको समझना है, बहुत ईजी है। यहाँ पर देखो हमने एक लिखा है बच्चों, AX BY और CZ। यहाँ पर ABC यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, एलिमेंट्स है अलग अलग, ठीक है। और XYZ यहाँ पर क्या है, उनके करस्पॉन्डिंग्स क्या है, आइटम्स है। मतलब AX मतलब कि A जो है एलिमेंट वो X है, मतलब नंबर में कितना X है, और B जो एलिमेंट है वो Y है, और C जो एलिमेंट है वो Z है। तो AX BY और CZ का अगर मान लो मॉलिक्यूलर मास निकालना है हमें, तो सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स A के कितने हैं, X हैं, तो X लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करना है पहले, ठीक है, X के A के लिए। तो X यहाँ पर लिखना पड़ा नंबर ऑफ एटम्स इनटू A का ही, A वाला जो एलिमेंट है उसी का एटॉमिक मास, जो कि दिया रहेगा एग्जाम में, ठीक है, क्वेश्चन दिया रहेगा कितना है एटॉमिक मास इसका, A, मतलब जो भी होगा यहाँ पुट करना है, प्लस नंबर ऑफ एटम फिर लिखना है Y का, मतलब B के लिए कैलकुलेट करना है। तो B का नंबर ऑफ एटम कितना है यहाँ पर, Y है, Y लिखोगे इनटू B का एटॉमिक मास यहाँ पर लिखना है इनटू एटॉमिक मास ऑफ B, फिर प्लस लिखना है, फिर C के लिए कैलकुलेट करना है। तो C के नंबर ऑफ आइटम्स कितने यहाँ पर है, Z है, Z यहाँ लिखोगे इनटू क्या करोगे, एटॉमिक मास किसका, C का ही लेना है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से कैलकुलेट करना है, सबको फिर ऐड कर देना है, तो वहाँ से क्या निकल जाएगा, टोटल मॉलिक्यूलर मास किसी भी कंपाउंड का निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, यहाँ पर एग्जाम्पल हम करवाएं, जैसे यहाँ पर देखो H3PO4, H3PO4 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, इसे हमें निकालना है, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखना है। यहाँ पर H3PO4 पहले ऐसे लिखा गया था, लेकिन अगर किसी के नीचे नहीं कुछ लिखा जाता है तो समझना पड़ता है कि इसके नीचे 1 है, ठीक है, 1 है यहाँ पर मानना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान से देखो, सबसे पहले करना है क्या, आपको ब्रैकेट ओपन करना है, और हाइड्रोजन के आइटम कितने यहाँ पर, 3 है, 3 लिखो यहाँ पर इनटू हाइड्रोजन का ही क्या लिखना है फिर तुमको, एटॉमिक मास, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एटॉमिक मास किसका लेना है तुमको, हाइड्रोजन का ही, मतलब 1, प्लस यहाँ पर एटॉमिक मास दिए गए हैं सबके, जिन जिन एलिमेंट का यहाँ पर निकालना है उसके दिए जाते हैं, ठीक है। अब फॉस्फोरस कैलकुलेट करो, फॉस्फोरस के आइटम्स पहले लिखने पड़ते तुमको। तो फॉस्फोरस के आइटम्स यहाँ पर कितने हैं स्टूडेंट, 1 इंटू फॉस्फोरस का ही एटॉमिक मास कितना है यहाँ पर 31, प्लस लिखोगे बीच में। ऑक्सीजन के आइटम्स कितने स्टूडेंट, 4 इंटू ऑक्सीजन का ही एटॉमिक मास कितना दिया गया है 16, ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेना है, 3 यहाँ से आएगा 31 और यहाँ से आएगा 64। तो यहाँ से जब कैलकुलेट करोगे टोटल आएगा 98 यूनिट AMU, 98 AMU एटॉमिक मास यूनिट। अगर आपको इसको एक्सप्रेस करना है ग्राम में तो इसको क्या लिख सकते हो, 98 ग्राम, ये भी लिख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इस तरह से होता है। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक है, एक और एग्जांपल हम आपको समझाते हैं, ठीक है। जैसे इसका ले लेते हैं, एक एग्जांपल हम आपके लिए और एक ले लेते हैं, ठीक है। जैसे देखो, जैसे मान लो ग्लूकोज का निकालना है, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास हमें निकालना है ग्लूकोज का, C6H12O6, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। यहाँ पर कार्बन का एटॉमिक मास दे रखा है 12, हाइड्रोजन का दे रखा है 1 और ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है। अब यहाँ से कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर मास। तो सबसे पहले करना है क्या, ब्रैकेट ओपन करना है, कार्बन का नंबर ऑफ एटम्स कितना है 6 इंटू मल्टीप्लाई कर क्या करना है, कार्बन के एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 12, प्लस हाइड्रोजन का नंबर कितना है 12 इंटू हाइड्रोजन के ही एटॉमिक मास से आपको मल्टीप्लाई करना है, प्लस ऑक्सीजन का एटम्स कितना है स्टूडेंट 6 और उसी के एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 16। तो यहाँ से कैलकुलेट जब करोगे तो 12 6 कितना आएगा 72 प्लस 12 16 6 96, ठीक है। आ रहा है समझ में स्टूडेंट। जब यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो आएगा 0 और 1 कैरी हो गया, 7 + 1 8 + 1 9 मतलब 180 एटॉमिक मास यूनिट यहाँ से आया आंसर, मतलब ये कि 180 ग्राम। अगर ग्राम एटॉमिक मास में, ग्राम मॉलिक्यूलर मास में एक्सप्रेस कर रहे हो तो 180 ग्राम लिख देना, ठीक है। तो इस तरह से होता है, कैलकुलेट करते हैं हम, ठीक है। तो स्टूडेंट कैसा लगा आपको ये लेक्चर, ठीक है, जरूर अपना कमेंट भेजना हमारे पास, ठीक है। और अगर आप चैनल में हमारे न्यू हैं तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। जितना हो सके ज़्यादा से स्टूडेंट को ऐड करिए, ठीक है। ये फ्री एजुकेशनल चैनल है, आपके लिए हम बनाए हैं, ठीक है। तो मैं कपिल कुमार फिर से आपसे मिलता हूँ, ठीक है, नए लेक्चर के साथ में, नए कंसेप्ट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, थैंक्स।